जय सिया राम। मैं मनीष पुनः आपका अपने एनएस शिक्षा चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग अपने पॉलिटी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें संशोधन अधिनियम 1781 के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो हमने कल पढ़ा कि त्रुटियों को दूर करने के लिए वर्ष 1781 में यह एक्ट जो है यह एक्ट आया था, जिसे संशोधन अधिनियम 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 या सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको किस चीज़ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंगाल व्यवस्था अधिनियम या सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 कब आया? ये 1781 कब आया? तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, इसको इन सब नामों से जाना जाता है। यह हम लोग बोल सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, सप्लीमेंट्री एक्ट क्या है, या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 क्या है। अब इसके मुख्य प्रावधानों को हम देखते हैं। तो इसका उद्देश्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसके परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के बीच संबंधों और अधिकारों को स्पष्ट करना था, यानी कि उनके कामों का बंटवारा करना था। ठीक है, अब क्या क्या है उसको फिर हम लोग आगे देख रहे हैं। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्यों को उच्चतम न्यायालय के अधिकारों से पृथक किया गया। तो देखिए इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय का जो भी उसकी परिषद का, गवर्नर जनरल की परिषद और कंपनी का जो अधिकारी था, उसमें उच्चतम न्यायालय और उसके परिषद के बीच कामों का पृथक्करण किया गया। इसको सीधा देख सकते हैं क्या, कामों का बंटवारा किया गया। इसको हम देख सकते सीधा क्या बोलेंगे एक वर्ड में या एक लाइन में, क्या गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय के बीच कार्यों का पृथक्करण। तो इस अधिनियम से निश्चित हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करने की बाध्यता नहीं है। यानी कि हम लोग एक बोल सकते हैं क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो परिषद था वो एक तरह से स्वतंत्र हो गया, उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं थी उच्चतम न्यायालय से। इस अधिनियम के द्वारा जो है न्यायालय तथा कंपनी सरकार को भारत के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान देने का निर्देश दिया गया। इसमें बोला गया भारत के जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं उन्हें आप उसे सम्मान दें और उसके नियम को, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, ऐसा इसमें बोला गया। जैसे इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद के पास होगा, न कि उच्चतम न्यायालय के पास। प्रांतीय न्यायालय की जो भी कार्यविधि होगी वो बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास होगा, यह उच्चतम न्यायालय के पास इसका कोई भी हस्तक्षेप इसमें उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम कहीं आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के निवासियों के मामले को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया। अब देखिए कलकत्ता में जो भी निवास करने में जो भी उनके मामले थे, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, दीवानी और फौजदारी। तो इस तरह के जो भी मामले, तो उनको कहाँ लाया गया, तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। किस अधिनियम के द्वारा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है कि इस अधिनियम के द्वारा वाणिज्यिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण पर पृथकता लाई गई और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल, जिससे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, कि उसकी स्थापना की गई। यह नियंत्रक मंडल कंपनी की राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। इसको हम लोग देख सकते हैं क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको हिंदी में भी लिख करके पूछ सकता है क्या, बोर्ड
ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसे भी लिख सकता है, तो इसे हम लोग दोनों नाम पे देखेंगे कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है नियंत्रक, इसको राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उत्तरदायी बनाया गया, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों के लिए। ये पूछ सकता है कि वाणिज्यिक मामलों के लिए उत्तरदायी कौन था या राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरदायी कौन था, तो इसे हम लोग देख लेंगे। अगला है क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति कौन किया है, तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना तय किया गया। इस बोर्ड के कुल 6 सदस्यों में से 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री और एक विदेश मंत्री। तो उसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति क्राउन करेगा, और इसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 जो है मंत्रिमंडल में, एक अर्थ मंत्री होगा और एक विदेश मंत्री होगा। और अगला हम लोग देख रहे हैं कि अधिनियम 1786 के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पूर्व यह शर्त रखी कि उसे अपनी परिषद के निर्णयों को आवश्यकता पड़ने पर अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाए, या मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल में समाहित हो। यानी कि इसे एक तरह से सर्वोपरि बना दिया गया कि जो है सर्वे सर्वा ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही बना दिया जाए। तो कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को स्वीकार किया गया। अब इसका आगे क्या कार्यक्रम है इसको हम लोग देखते हैं। तो अतः 1786 का जो अधिनियम था हमारा, इसकी 2 मुख्य प्रावधान क्या थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो करने का अधिकार हो गया। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना जो है अस्थायी सदस्य बनने में बार बार वीटो कर देता है, तो इसके वो वीटो का बहुत महत्व होता है। क्या इसमें जो है वीटो करने का अधिकार किसको मिल गया, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों पर। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद में मुख्य सेनापति के पद की शक्ति निहित होगी, ऐसा प्रावधान आया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, पुनः कल मिलते हैं हम लोग। सबको सफलता मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मुझे भी सहयोग करें, ऐसा मैं अभिलाषी हूँ। जय हिंद।